जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 में हिंदी का पेपर 2 है। पेपर का नाम क्या है भैया? पेपर का नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। ठीक है, चले, ये आपका मॉडल पेपर 3 है साथियों। ठीक है, मॉडल पेपर 1 और 2 मैंने दोनों आपके दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जा कर के आप दोनों मॉडल पेपर देख सकते हैं। और 2 पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं 2 अलग अलग विश्वविद्यालय के। ठीक है, तो उस पेपर को भी देख लीजिएगा और जो मॉडल पेपर करा रहे हैं हम उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न होने वाले हैं साथियों, तो बहुत ही लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न इसमें क्या है साथियों? विशालपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? तो विशालपुर में राउत नाचा का प्रारंभ 1978 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, राउत नाचा यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य विशालपुर में भी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा साथियों। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें प्रश्न है। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, कोंडा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए भैया। तो कोंडा गांव घड़ावा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले तीसरा प्रश्न क्या है आपका, भारतीय लोक संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? तो भैया इसकी स्थापना कब हुई बताइए। तो 1964 में भारतीय लोक संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। चले चौथा प्रश्न क्या है आपका, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यह रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, बहुत ही फेमस रचना है ये, संस्कृति के 4 अध्याय। पांचवा प्रश्न क्या है आपका, लोक साहित्य के रचयिता ज्ञात होते हैं या अज्ञात? तो लोक साहित्य के जो रचयिता होते हैं अज्ञात होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पांचवे का। चलिए छठवां प्रश्न है आपका, पाहुआनी कहाँ का लोक नाट्य है? तो पाहुआनी जो है साथियों, ये छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है। ठीक है, नाटक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। सातवां प्रश्न क्या है आपका, यात्रा कहाँ की लोक नाट्य है? तो यात्रा पश्चिम बंगाल की लोक नाट्य है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है सातवें का। प्रश्न नंबर 8वां क्या है आपका, निम्न में से लोक नायक कौन है? तो साथियों भिखारी ठाकुर जी को लोक नायक कहा जाता है। ठीक है, 8वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चले 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या है, निम्न में से एक प्रसिद्ध लोक कथा का नाम है? तो जो आल्हा उदल की कहानी है, ये एक लोक कथा का नाम है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये आल्हा उदल की कहानी। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9वें का। चले 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा है, लोकगीत को किसकी संपत्ति मानी जाती है? तो लोकगीत को पूरे समाज की संपत्ति मानी जाती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले 11 नंबर प्रश्न क्या है, किसे शिष्ट साहित्य की जननी मानी जाती है? तो लोक साहित्य को साथियों शिष्ट साहित्य की जननी मानी जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11 का। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा है, खोरठा लोकगीत किसकी रचना है? तो खोरठा लोकगीत श्याम सुंदर महतो की रचना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, जो गीत, ठीक है सॉरी यहाँ पर ऐसे रहेगा, जो गीत अलग अलग रहेगा। ठीक है, जो गीत, ठीक है, इस तरह से, जो गीत मौखिक परंपरा से आते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी जो गीत मुंह से गाया जाता है, मौखिक परंपरा से आते हैं, तो उसे लोकगीत कहा जाता है। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 14 क्या है, संस्कार गीत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार गीत 3 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा है, लोक साहित्य को किसका दर्पण कहा जाता है? तो लोक साहित्य को किसी समाज का, वर्ग या समूह का, सामूहिक जीवन का, इन सभी का क्या है, लोक साहित्य इन सभी के दर्पण है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपको क्या पूछा है इसमें। 16 नंबर प्रश्न पूछा है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि है? तो लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि चित्र लिपि है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 16 का। 17 नंबर प्रश्न क्या है, पाली प्राकृतिक भाषाएं किससे विकसित हुई? तो पाली प्राकृतिक भाषाएं वैदिक संस्कृति से विकसित हुई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 18 नंबर प्रश्न क्या है, लोकगीत क्या है? तो लोकगीत जो गीत आदिकाल से चली आ रही हैं, लोकगीत के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18 का। प्रश्न नंबर 19 क्या है, बिहा गीत किस प्रकार की गीत है? तो बिहा गीत ऋतु संबंधी गीत है। ठीक है, बहुत ही शानदार ये प्रश्न है साथियों, बिहा गीत
ठीक है। बिरहा गीत ऋतु संबंधी गीत है, ऋतु में गाया जाता है। ऋतु मतलब आप समझ रहे होंगे, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सभी ऋतु में आते हैं। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न क्या है आपका, काम करने के समय में गाने वाली गीत है, यानी काम करते समय कौन सी गीत गाया जाता है, तो रोपनी, धान उन जब गड़ाता है तो गांव में आप लोग देखते होंगे। ठीक है। कितने लोग गांव से हैं भैया, कमेंट करके बताइए हमें, हम भी गांव से हैं। ठीक है। तो रोपनी गीत, रोपनी गीत को याद रखिएगा, श्रम गीत भी कहा जाता है। ठीक है। काम करते वक्त गाया जाता है। चले 21 नंबर प्रश्न क्या है भैया, लोकगीत किसे कहते हैं, तो लोकगीत, बिरहा गीत और कर्म गीत, इन दोनों को लोकगीत कहा जाता है। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले 22 नंबर प्रश्न क्या है, लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है, तो लोकोक्ति संस्कृत भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 22 का। प्रश्न नंबर 23 क्या है, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है आपत्ति आने पर बचाव हेतु प्रयत्न करना। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 आपका क्या पूछा है, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है, अत्यधिक क्रोध आना, आंखें लाल होना, खून के आंसू रोना या फिर शर्म आना। तो आंखों में खून उतरने का मतलब होता है साथियों अत्यधिक क्रोध आना। ठीक है। अत्यधिक गुस्सा हो जाना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 24 का। प्रश्न नंबर 25 क्या है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो आप सभी लोग जानते होंगे साफ इनकार करना। ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 26 क्या है आपका, अन्न जल उठाना मुहावरे का अर्थ है, देश छोड़कर जाना, उपवास करना, मृत्यु होना या अन्न जल न होना। तो अन्न जल उठाना मुहावरे का जो अर्थ होता है मृत्यु होता है। ठीक है। मृत्यु होना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा है, लोकोक्ति और मुहावरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो लोकोक्ति और जो मुहावरा है इसे अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, प्रोवर्ब्स। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका वो। चले प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है, तो काला अक्षर भैंस बराबर आप सभी लोग जानते हैं भैया विद्वान होना, मूर्ख होना, बड़े बड़े अक्षर लिखना या फिर विद्वानों को मूर्ख समझना। तो काला अक्षर भैंस बराबर ससुरा का होगा, मूर्ख होना। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 28 का। चले 29 नंबर प्रश्न है, डाढ़ के तीन पात लोकोक्ति का अर्थ है, डाढ़ के तीन पात लोकोक्ति का अर्थ होता है सदैव एक ही स्थिति में बने रहना। ठीक है। सदैव एक ही स्थिति में जो बना रहता है, ये डाढ़ के तीन पात लोकोक्ति का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा है, शक्तिशाली की विजय अर्थशाली लोकोक्ति है, एकता में बल, अपना हाथ जगन्नाथ, जिसकी सॉरी जिसकी लाठी उसकी विजय, जागे राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बताइए। तो ऑप्शन जो प्रश्न नंबर 30 है आपका, शक्तिशाली की विजय अर्थ वाली जो लोकोक्ति है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी विजय। ठीक है। बहुत ही शानदार ये लोकोक्ति है। और एक लोकोक्ति और है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। यानी जिसका काम होता है सिर्फ वही कर सकता है। ठीक है। और कोई नहीं उस काम को कर सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होता है। और एक है जिसकी लाठी उसकी ही विजय, शक्तिशाली की विजय का मतलब होता है। ठीक है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मॉडल पेपर में, कमेंट करके बताइएगा और मॉडल पेपर चाहिए तो। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।